गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से। और साथ ही साथ हम लोग चर्चा कर रहे थे अपने यूनिट 7 और साथ ही साथ पूरे एमपीपीएससी के पैटर्न पर कहां पर साइंस या विज्ञान आएगा, उस पर हम लोगों की बातचीत लगातार 2 दिनों से चल रही थी। कल के सेशन में मैंने आप सबको ये डिस्कस किया था कि साइंस का जो पोर्शन है वो एमपीपीएससी के सिलेबस में कहां पर रहेगा, यानी कि प्रीलिम्स में कहां पर साइंस मेंशन है और साथ ही साथ मेंस के एग्जाम में साइंस का वेटेज कहां पर किस तरह से दिया हुआ है, उन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम लोग अब एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक से रेलेवेंट कहां से किस तरह के सवाल बेसिकली है ना पूछे जाते हैं। मैंने आप सबको जब साइंस का सिलेबस डिकोड किया तो मैंने आप सबको एक बात बताया था कि पूरे पोर्शन में अगर आप देखें तो बायोलॉजी का वेटेज अच्छा खासा है। इसके अलावा जितने भी चैप्टर साइंस के मेंशन हैं वो सब बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं और उनको अगर थोड़ा सा गंभीरता से समझा जाए तो 1 या 2 दिन में वो पूरा चैप्टर खत्म हो सकता है। तो हम लोग शुरुआत में छोटे चैप्टर्स को टारगेट नहीं करने जा रहे, हम लोग किसको टारगेट करेंगे, जो हमारे बड़े चैप्टर्स हैं। और बड़े चैप्टर्स के अंतर्गत आज मैं जिस टॉपिक के साथ या जिस सब्जेक्ट के साथ आप सभी के बीच में जुड़ रहा हूं, है ना, ये सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, है ना, बायोलॉजी, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। तो सभी लोग अपने एक नए पेज में और साथ ही साथ एक नई कॉपी सब लोग बनाइएगा, है ना। उसी नई कॉपी में, है ना, आप लोगों को बायोलॉजी या फिर जो साइंस वाला जितना भी सेगमेंट होगा ये पूरा का पूरा आप सबको यहाँ पर कवर, है ना, करना पड़ेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं फिर कि क्या है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान और साथ ही साथ यहाँ से किस तरह से, है ना, सवाल पूछे जाते हैं। तो जब भी हम बायोलॉजी की चर्चा करते हैं तो इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, है ना, सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बायोलॉजी का एक्चुअल मतलब या जीव विज्ञान का अर्थ यहाँ पर, है ना, होता क्या है। तो जब भी मैं बायोलॉजी को डिफाइन करता हूं या इसकी परिभाषा दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो बायोलॉजी है वो बेसिकली क्या है कि वो साइंस की ही एक क्या मानी जाती है, वो एक ब्रांच मानी जाती है, यानी कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। यह विज्ञान की क्या है, एक तरीके की, है ना, ये शाखा मानी जाती है। आप सबको पता है कि साइंस अर्थात जो विज्ञान सब्जेक्ट होता है उसके अंतर्गत बहुत सारे, है ना, जो ब्रांचेस हैं या शाखाएं हमें पढ़ने को मिलती हैं और उन्हीं में से एक जो ब्रांच या शाखा है उसी शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को बेसिकली क्या कहा जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं विज्ञान, जीव विज्ञान, या फिर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को बायोलॉजी कहा जाता है। तो जब भी आप जीव विज्ञान को डिफाइन करते हैं या फिर आप इसकी परिभाषा देंगे तो आप सबसे पहली लाइन कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं कि बायोलॉजी क्या है, ये साइंस की एक ब्रांच यानी कि एक तरह की ये शाखा है। और साइंस की वैसे अगर आप देखेंगे तो वेरियस ब्रांचेस यानी कि बहुत सारी जो ब्रांचेस हैं, है ना, ये आपको यहाँ पर नजर आती हैं। और कौन कौन सी ब्रांचेस यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती हैं, तो इनमें से एक ब्रांच कौन सी हो जाती है, फिजिक्स, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे बोला जाता है भौतिकी। और इसके अलावा जो दूसरी ब्रांच होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री को क्या लिखा जाता है, इसे हम लोग लिखते हैं रसायन। और साथ ही साथ जो एक और ब्रांच यहाँ पर हमें दिखती है, इसी ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी। और बायोलॉजी को ही हम लोग साधारण शब्दों में क्या लिख सकते हैं, इसे जीव विज्ञान लिखा जाता है। वैसे तो विज्ञान की हजारों शाखाएं हैं, है ना, 1000 ब्रांचेस लगभग दिखती हैं, लेकिन जो विज्ञान की मेजर या फिर जो प्रमुख शाखाएं हैं, है ना, उनकी संख्या कितनी दिखाई पड़ती है, 3 है ना। जब आप किसी भी वनडे एग्जाम या फिर एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको ये 3 ब्रांचेस पढ़ने को मिलती हैं। या तो आप फिजिक्स पढ़ते हैं, या तो आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और साथ ही साथ आप लोग किसका अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की स्टडी आप लोग करते हो। अब यहाँ पर इन तीनों ब्रांचेस में फर्क इस बात का होता है कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री हैं ये विज्ञान की ऐसी शाखा हैं जिसमें हम लोग
लोग स्टडी यानी कि अध्ययन किस चीज का करते हैं, तो इसमें अध्ययन किया जाता है नॉन लिविंग्स का। किसका अध्ययन करते हैं? इसमें हम लोग नॉन लिविंग्स का अध्ययन करते हैं। और नॉन लिविंग्स का मतलब क्या होता है ना? इसका अर्थ निर्जीव होता है। अर्थात इस संसार में है ना, जिन चीजों में जीवन नहीं पाया जाता है ना, जिन चीजों में लाइफ नहीं होती है ना, उनकी स्टडी कहाँ पर की जाती है? उनकी स्टडी हम करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं है ना इस अपने मार्कर या पेन की बात करूं और इस पेन से मैं कहूं कि भैया मुझसे इतनी मेहनत काई को करवा रहे हो, है ना, आप ही एक काम करो, है ना, अपने से ही सब कुछ लिखते चलो और साथ ही साथ आप फाइल को लास्ट में सेव भी कर देना, तो क्या ये मेरी बात सुनने के लिए तैयार होगा? क्या नहीं होगा, है ना। इसका मतलब है कि ये मार्कर क्या है? ये निर्जीव है, यानी कि ये नॉन लिविंग्स है ना। इसके अलावा अगर मैं है ना बटन को अगर मैं ऑन नहीं करूं और मैं यहाँ पर बंद हुए पंखों से अगर ये बोल दूं कि भैया गर्मी लग रही है, एक काम करो अपने से चल के दिखा दो, तो क्या उनमें जीवन है कि वो ऐसा कर पाएंगे? वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिन जीवों में है ना लाइफ नहीं होती, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? उन्हीं को निर्जीव कहा जाता है। तो एमपीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग विज्ञान अर्थात साइंस के अंतर्गत आज से जिस सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं दैट इज बायोलॉजी। हम लोग जीव विज्ञान पर बातचीत कर रहे हैं और बायोलॉजी या जीव विज्ञान है क्या, उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं आपके सामने। और उसके डेफिनेशन या भाषा में क्या बताया कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, यानी यह विज्ञान की क्या है? एक शाखा है ना। क्या विज्ञान की शाखा बस बायोलॉजी बस है क्या? नहीं ना, बायोलॉजी के साथ साथ बहुत सारी ब्रांचेस हैं और जो मेजर ब्रांचेस हैं उनमें से एक कौन सी आती है? फिजिक्स। एक कौन सी आ गई? केमिस्ट्री। और एक कौन सी आ गई? बायोलॉजी, है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री में किनका अध्ययन किया जाता है? निर्जीवों का, यानी कि जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। और जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है, ये एक ऐसी शाखा है ना, जिसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं या फिर हम लोग अध्ययन करते हैं। किसका? हम लोग लिविंग्स का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन जो है यहाँ पर किया जाता है ना। अब अगर हम लोग बायोलॉजी में है ना जीवों का अध्ययन करते हैं यानी कि लिविंग्स की स्टडी करते हैं, तो जीवों में क्या पढ़ा जाता है? तो बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच होती है ना, जिसमें हम लोग इस चीज का अध्ययन करते हैं कि जो जीवों की उत्पत्ति हुई है, ये जीवों की उत्पत्ति किस तरीके से होती है, यानी कि जितने भी लिविंग्स हैं उन लिविंग्स का ओरिजिन किस प्रकार से हुआ है ना। साथ ही साथ उन जीवों का विकास यानी उनका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है। इसके अलावा जो उनकी एक्टिविटीज हैं है ना, जो उनकी गतिविधियां हैं कि सभी जीव किस तरह से काम करते हैं, तो उनकी एक्टिविटीज का अध्ययन किया जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो उनकी जो बनावट है, उनका जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से है। आप एक चीज जानते हैं कि जितने भी जीव होते हैं, जीव का मतलब क्या होता है? जिनमें लाइफ होती है, जिनमें जीवन पाया जाता है। जैसे मैं एक जीव हूं, आप भी क्या हैं? एक जीव हैं। और इस संसार में कितने जीव हैं जिनमें जीवन पाया जाता है? तो बहुत सारे हैं, है ना। आप अगर ह्यूमंस की बात करते हैं, है ना, अगर आप मानव की बात करते हैं तो मानव भी क्या है? एक तरह का जीव ही है ना, है ना। अगर हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल भी क्या है? एक तरह का जीव है। आप पक्षी यानी कि बर्ड्स की बात करते हैं तो पक्षी भी क्या हैं? जीव हैं। और साथ ही साथ जल में रहने वाले है ना बहुत सारे जीव होते हैं। और इसके अलावा जो कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे जो जीव हैं, उनमें भी जीवन तो पाया जाता है ना। इसका मतलब है कि जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, उन सभी को किसमें पढ़ा जाता है? उनको पढ़ा जाता है बायोलॉजी में। किसमें पढ़ा जाता है ना? उनको बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और बायोलॉजी के अंतर्गत ये देखा जाता है कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किस तरह से हुई है ना, उनका विकास कैसे हुआ है ना, वो कैसे काम करते हैं, मतलब उनकी एक्टिविटीज क्या क्या हैं, साथ ही साथ उनकी बनावट यानी उनका स्ट्रक्चर कैसा है। अब एक बात बताइए कि क्या मेरे जैसा मछलियां दिखती हैं क्या? नहीं ना, मछलियां अलग दिखती हैं, है ना। मैं अलग दिख रहा हूं। इसके अलावा जितने भी एनिमल या पशु होते हैं, क्या वो मेरे जैसे दिखते हैं क्या? नहीं ना, एनिमल्स अलग दिखते हैं, मैं अलग दिख रहा हूं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बायोलॉजी इसी पर काम करती है कि जितने भी लिविंग्स यानी कि
जीव हैं उनकी बनावट किस तरीके से हुई है और उन जीवों में है ना होने वाली जो बीमारी है, मतलब कि होने वाली जो डिसीजेस हैं, उन बीमारियों का यहाँ पर क्या किया जाता है, उनकी भी स्टडी, उनका भी अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान क्या है, तो आप आसान शब्दों में 1 से 2 लाइन में किस तरह से आप बताएंगे कि बायोलॉजी ये साइंस की क्या है, एक ब्रांच है जिसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, जीवों का। और जीव का मतलब क्या होता है कि जिसमें लाइफ होती है ना। जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट या विषय होते हैं जिसके अंतर्गत किनका अध्ययन किया जाता है, उसमें अध्ययन करते हैं हम किन चीजों का, जो निर्जीव होते हैं, जो नॉन लिविंग्स हैं, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है ना। अब उसके बाद मैंने कहा कि जीव विज्ञान के अंतर्गत है ना इन सभी चीजों का भी अध्ययन यहाँ पर है ना किया जाता है। और जीवों में जो बीमारियां होती हैं उनको भी हम लोग क्या करते हैं, है ना, उनको भी हम लोग डिस्कस यहाँ पर करते हैं। एक बात यहाँ पर समझने योग्य ये है कि जो जीवों में बीमारियां या डिसीजेस होती हैं, है ना, जो जीवों में रोग होते हैं, है ना, इन रोगों पर सबसे पहली बार काम किसने किया था, तो रोगों पर है ना जिस व्यक्ति ने है ना सर्वप्रथम इस पर अध्ययन किया, यानी कि फर्स्ट टाइम जिन्होंने इस पर स्टडी की थी, है ना, सर्वप्रथम जिन्होंने अध्ययन किया था, है ना, उन व्यक्ति का नाम क्या था, तो यूनान यानी कि ग्रीस के एक स्कॉलर या विद्वान हुआ करते थे। और इन्हीं विद्वान का नाम क्या था, इनका नाम था हिप्पोक्रेटस। क्या नाम था इनका, है ना, इनका नाम हिप्पोक्रेटस था। और ये जो हिप्पोक्रेटस थे उन्होंने क्या किया था कि डिसीजेस पर कई पुस्तकें या फिर कई उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट जो हैं वो लोगों के सामने प्रस्तुत किए थे। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ मेडिकल साइंस, है ना, इन्हें है ना चिकित्सा विज्ञान का क्या कहते हैं, इन्हें चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि चिकित्सा विज्ञान के जनक के रूप में है ना किसे जाना जाता है, तो फादर ऑफ मेडिकल साइंस है ना ये किसे कहा जाता है ना, तो ये बोला जाता है यूनान के विद्वान, है ना, जिनका नाम क्या है बताइए, उनका नाम है हिप्पोक्रेटस। क्या नाम है उनका, है ना, हिप्पोक्रेटस नाम है। उन्होंने डिसीजेस पर पहली बार काफी डिटेल में उन्होंने चर्चा की थी, है ना। साथ ही साथ अगर मैं कुछ चीजों को और स्पष्ट करूं बायोलॉजी के अंतर्गत, तो ये जो बायोलॉजी आप देख रहे हैं, है ना, इस बायोलॉजी को है ना एक सब्जेक्ट यानी कि विषय के रूप में, है ना, इसे एक विषय के रूप में या सब्जेक्ट के रूप में क्या हुआ कि प्रतिष्ठित करने का जो कार्य है ना, विषय के रूप में इसे है ना प्रतिष्ठित करने का या इसे पॉपुलर बनाने का जो कार्य है ना, वो किसके द्वारा किया गया था, तो करने का कार्य ये किया गया था यूनान के ही एक और विद्वान हुआ करते थे। और यूनान के इस विद्वान का नाम क्या था, इनका नाम था अरस्तु। और अरस्तु को हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इन्हें एरिस्टोटल लिखा जाता है। क्या बोलते हैं इनको, है ना, इन्हें अरस्तु या एरिस्टोटल कहते हैं। और ये भी कहाँ के रहने वाले थे, ये भी ग्रीस या यूनान के थे, है ना। एक दिलचस्प और मजेदार बात अगर मैं आप सबको बताऊं तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो बेसिकली है ना अरस्तु हैं, है ना, ये कहाँ के रहने वाले थे बताइए, तो ये रहने वाले थे कहाँ के, यूनान यानी कि ये ग्रीस के रहने वाले थे। एक चीज हमें ये दिखती है कि प्राचीन काल में है ना 2 देश ऐसे थे जहां पर ज्ञान और विज्ञान दोनों एक साथ बहुत तेजी से फैला, है ना, जिसमें से एक देश हमारा इंडिया यानी कि भारत था, है ना। जब दुनिया अंधकार में थी, है ना, जब दुनिया को ठीक तरीके से लिखना और पढ़ना तक नहीं आता था, दुनिया इनफैक्ट ज्ञान के बारे में सुनी भी नहीं थी, उस समय तक भारत के अंदर कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे जा चुके थे। हमारे यहाँ पर वेदों की रचना हो चुकी थी, है ना। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारे देश के जो ऋषि मुनि वगैरह हुआ करते थे, उन्होंने दुनिया भर के अलग अलग सब्जेक्ट्स पर अपने अपने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिए थे, है ना। किसी ने मेडिकल पर कुछ बोला, है ना, किसी ने है ना किसी क्षेत्र पर कुछ बोला, किसी ने आयुर्वेदा पर काम किया, है ना, किसी ने सर्जरी आदि पर काम किया। मतलब भारत में एक समय पर ऐसा कहा जाता है कि बहुत तेजी से ज्ञान और विज्ञान दोनों, है ना, ज्ञान और विज्ञान में फर्क होता है। ज्ञान का मतलब होता है किसी भी फैक्ट्स को केवल जानना या उसके बारे में सुनना, ये क्या है, ये ज्ञान है,
है ना, आपसे अगर मैं ये पूछूं कि क्या आप लोग गांधी जी के बारे में जानते हैं, तो आप बोलेंगे यस वी नो अबाउट गांधी जी। और गांधी जी के बारे में आप कितना जानते हैं कि देश के एक बड़े महापुरुष हुए जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, और वो देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। ये क्या है? आपका ज्ञान है, ये नॉलेज है। किसी भी तथ्य या फैक्ट्स को जान लेना ही क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है, वो नॉलेज होता है। लेकिन जहां पर आपका लॉजिक आ जाए, जहां पर आपका एनालिसिस आ जाए कि किसी भी चीज को विश्लेषण के साथ जानना या तर्क के साथ जानना, वही क्या होता है? विज्ञान होता है ना। विज्ञान का मतलब आपको यह बताएगा कि गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है। यह सवाल पूछेगा आपसे, गांधी जी को राष्ट्रपिता क्या कहना उचित है या फिर अनुचित है? आपसे सवाल पूछा जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आपको साइंटिफिक स्टडी करनी पड़ेगी, आपको अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस तरह के प्रश्नों को क्या कर पाएंगे? आप टैकल कर पाएंगे। अन्यथा ये आपके लिए बाउंसर साबित होंगे, आपको डक करना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा और ये सवाल ऊपर से ऐसे निकल जाएगा। तो ज्ञान और जो विज्ञान है, ये दुनिया में प्राचीन काल में कहां कहां पर दिखता है? एक तो भारत में, है ना, जहां पर बड़े स्तर पर वेद लिखे गए और साथ ही साथ दूसरे ग्रंथों की रचना हुई। और दूसरा जो देश है ना ज्ञान और विज्ञान के मामले में बहुत आगे रहा, वो देश कौन सा था? यूनान, वो ग्रीस था, जहां पर एक से बढ़कर एक स्कॉलर हुए, एक विद्वान हुए, जिनमें से कहा जाता है कि जो पहला विद्वान निकल कर सामने आया उस व्यक्ति का नाम थेल्स था। क्या नाम था उसका? थेल्स था, है ना। थेल्स को पश्चिमी जगत का, वेस्टर्न कल्चर का पहला स्कॉलर कहा जाता है। और जितने भी देश भारत के किधर हैं? इधर हैं, वेस्ट साइड में पड़ते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न यानी पश्चिमी देश हैं, और वहां पर जो डेवलप हुआ कल्चर है, जो संस्कृति विकसित हुई है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टर्न कल्चर कहते हैं। अरे क्या कहते हैं उसको? वेस्टर्न कल्चर उसे हम लोग कहते हैं। और यूनान में जो कई विद्वान, अगर मैं यहां पर आपको बताऊं कि यूनान में कई विद्वान, यहां पर ग्रीस में बहुत सारे स्कॉलर हुए हैं, और यूनान में जो कई विद्वान हुए उनमें से अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर कौन आ जाता है? थेल्स, है ना। थेल्स को, है ना, पश्चिमी जगत का पहला क्या कहा जाता है? दार्शनिक कहा जाता है। पश्चिमी जगत का, है ना, पहला दार्शनिक यानी कि फर्स्ट फिलोसोफर कहा जाता है ना। अब ये दार्शनिक कौन होते हैं? तो दार्शनिक को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स और समझने होंगे, है ना। आपके सामने, आप लोगों के आसपास कुछ शब्दों का अक्सर इस्तेमाल होता है ना। एक शब्द होता है जिसको हम लोग टीचर यानी कि शिक्षक कहते हैं। एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसे हम लोग स्कॉलर यानी कि विद्वान कहते हैं। और एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसमें हम लोग फिलोसोफर यानी कि दार्शनिक की बात करते हैं। ये तीनों शब्द एक जैसे हैं क्या? नहीं है, है ना। तीनों शब्दों में क्या होता है? अंतर होता है ना। देखिए, टीचर या शिक्षक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, है ना, जो किसी सब्जेक्ट यानी कि विषय में क्या हो? एक्सपर्ट हो, वो क्या कहलाता है? वो टीचर है, वो शिक्षक है। लेकिन विद्वान का मतलब ये होता है कि विद्वान एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अभी तक जितनी चीजें हो चुकी हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत वो सब पर जानता है ना। उसे इतिहास का भी थोड़ा ज्ञान है, उसे राजनीति का भी थोड़ा ज्ञान है, अर्थव्यवस्था के बारे में भी वो बेहतर पकड़ रखता है ना। उसके पास विज्ञान का भी ठीक ठाक नॉलेज है ना। उसे एथिक्स का भी अच्छा खासा ज्ञान है कि उसे इस समाज में किस तरह से रहना है और समाज में रहने के लिए क्या क्या मूलभूत जरूरतें हैं। लेकिन जो दार्शनिक होता है, दार्शनिक या फिलोसोफर एक ऐसा व्यक्ति होगा जो वो जानने की कोशिश करता है जहां तक अभी कोई पहुंच ही नहीं पाया है, जो कल्पनाओं में जीता है, जो समझता है कि ऐसा हो सकता है और नई नई चीजें इन्वेंट करता है, नई नई चीजों का आविष्कार करके बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। वो व्यक्ति क्या कहलाता है? वो होगा दार्शनिक यानी कि वो स्कॉलर होगा, है ना। और जो पश्चिमी जगत का पहला दार्शनिक माना जाता है वो कौन है? थेल्स है, वो यूनान का ही रहने वाला था, है ना। फिर इसके अलावा अगर आप देखेंगे, एक व्यक्ति का नाम आप लोगों ने और सुना होगा, सोक्रेटिस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सुकरात कहते हैं, है ना। और जो सुकरात था ये भी तो यूनान का ही विद्वान था ना। अरे कहाँ का विद्वान था ये यूनान का विद्वान था।
और सुकरात एक ऐसा विद्वान हुआ जिसने समाज को बदलने की कोशिश की थी। कहते हैं यह पहला व्यक्ति हुआ जिसने बड़े लेवल पर सोसाइटी या समाज को बदलने का प्रयास किया था। इसे हम लोग फर्स्ट टीचर के नाम से जानते हैं, सोक्रेटिस यानी कि सुकरात। और इसने क्या किया कि जो उस समय पर यूनान में राजतंत्र यानी मोनार्की सिस्टम चला करती थी। राजतंत्र या मोनार्की सिस्टम का मतलब जानते हैं आप लोग? जहां पर राजा का शासन चलता हो, उस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? राजतंत्र। उसे हम लोग मोनार्की सिस्टम कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? मोनार्की सिस्टम, उसे राजतंत्र कहा जाता है। और सुकरात ने क्या किया था? राजतंत्र का अपोज करते हुए वहां की जनता को अवेयर करने की कोशिश की थी। ये बताने का प्रयास किया था कि ये जो राजा हैं, है ना, ये किस तरीके से काम कर रहे हैं और उनके प्रत्येक पॉलिसी का आपके ऊपर क्या इंपैक्ट यानी कि प्रभाव पड़ेगा। और ये सब माहौल उसने ऐसा बदला, खासकर जो यूथ था ना, जो युवा वर्ग था, उसकी मानसिकता को पूरी तरीके से सुकरात ने खोलकर रख दिया था। इसका कोई विद्यालय स्कूल नहीं था। सुकरात घूमता फिरता रहता था एमपी नगर जोन 2 की गलियों में, है ना। और यहां घूमते समय जितने भी युवा उसे मिल गए, यहां चाय पर अगर 4 युवा खड़े हैं तो उन युवाओं के पास गया, बोला इधर आओ, इसके बारे में कभी सुने हो? ये जो राजा कानून बना रहा है, इस कानून का क्या असर पड़ेगा, कभी जानने की कोशिश की? युवाओं ने कहा नहीं की। बोला अब बैठो, मैं बताता हूं। उसने बताने की कोशिश की, पूरे सोसाइटी को बदल दिया। वहां का जो राजतंत्र था पूरा गड़बड़ा गया। वहां का राजा जो था वो सुकरात से इतना नाराज हुआ कि उसने सुकरात को बुलाया और सुकरात के सामने 2 ऑप्शन रख दिए। उसने बोला या तो तुम देश छोड़कर चल जाओ, एक्सेल फ्रॉम द कंट्री, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज एक्सेप्ट पॉइजन, जहर का प्याला पी लो। सुकरात ने कहा कि अगर मैं बाहर चला गया, देश छोड़ दूंगा, तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जहर का प्याला पी लूंगा तो मैं आने वाली कई जनरेशन को मैं प्रेरित करके जाऊंगा, उन्हें मोटिवेट करके जाऊंगा। और सुकरात ने जहर का प्याला स्वीकार कर लिया। ये थे स्कॉलर, ये थे विद्वान। एक तरफ भारत में ऋषि मुनियों का प्रभाव चल रहा था, दूसरी तरफ दुनिया में यूनान के अंदर आप देखोगे तो यहां पर एक से बढ़कर एक कुछ विद्वान आए, जिनमें पहला कौन आया? थेल्स। दूसरा कौन आया? सुकरात। और फिर सुकरात का ही एक स्टूडेंट आ गया, प्लेटो। कौन आ गया? प्लेटो आया, है ना। प्लेटो ने भी इसी पर काम किया। प्लेटो ने भी सोसाइटी को चेंज करने, बदलने की कोशिश की, और जितना सुकरात से सीखा था उनके कॉन्सेप्ट को लेकर आगे चला। और फिर आगे चलकर प्लेटो का ही एक स्टूडेंट यानी कि एक शिष्य आया, और उसी शिष्य का नाम क्या था? अरस्तु। वही है एरिस्टोटल, है ना। और ये जो अरस्तु था, अरस्तु को अगर आप देखेंगे, ये दार्शनिक व्यक्ति था जिसने कई क्षेत्रों पर कार्य किया, है ना। आप अरस्तु को कई सारे सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे। सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है, पेपर 2 का पार्ट बी। जब आप मेंस के सिलेबस को देखते हैं तो मेंस के सिलेबस में क्या है? पेपर 2 है ना। और जो हमारा पेपर नंबर 2 है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। पार्ट ए में क्या दिया हुआ है? पॉलिटी, है ना, भारतीय राज्य व्यवस्था। और जब आप उसका पार्ट बी देखेंगे तो उसमें क्या मेंशन है? सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। और जब आप समाजशास्त्र पढ़ेंगे वहां पर भी अरिस्टोटल दिखेगा। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पर भी ये भाई साहब दिखेंगे। आप पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें भी ये दिखेंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उसमें भी ये दिखेंगे। एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कई, है ना, क्षेत्रों पर कार्य किया, है ना, जिसने कई सेक्टर्स पर काम किया था। और ये वही व्यक्ति है जिसने जीव विज्ञान यानी कि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, इस जीव विज्ञान को उसने एक विषय के रूप में, है ना, लोकप्रिय बनाया, एक सब्जेक्ट के रूप में, है ना, इसे पॉपुलर किया था। इसीलिए कहते हैं कि जो एरिस्टोटल है ना, जो अरस्तु है, ये अरस्तु एक्चुअल में कौन है? ये फादर ऑफ बायोलॉजी है। यानी कि इसी वजह से आप देखते हो कि आप पढ़ते होंगे किताबों में कि बायोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जो पिता है या जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन कहलाते हैं बताइए? तो वो कहलाते हैं अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, है ना। और अरस्तु का योगदान ये था
कि जब दुनिया भर में लिविंग्स के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की गई, यानी कि जीवों को जब समझने की कोशिश की गई, ये व्यक्ति ऐसा हुआ जिसने, है ना, जीवों के बारे में रिसर्च ही करनी शुरू कर दी, है ना, अलग अलग जगहों पर घूमना, और जहां जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव दिख रहे हैं उनको समझने की कोशिश करता। ये कौन है, इसके तो 4 हाथ है ना। फिर वहां से निकलकर जब दूसरी जगह पहुंचा तो इसके दिमाग में आया, ये कौन सा जीव है जो जब अटैक करता है तो अटैक करने के बाद पूंछ उठा लेता है। समझ में आया, बिच्छू है। ये दुनिया भर के जीवों पर रिसर्च करने के बाद इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने यहां पर अपना कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया और जीव विज्ञान जो एक छोटा सा मुद्दा था उसे एक सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया। इसी वजह से हम लोग जीव विज्ञान का पिता या जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरे बोलिए ना, है ना, अरस्तु यानी अरिस्टोटल को कहा जाता है। और अरस्तु या अरिस्टोटल ये वही व्यक्ति था जो सिकंदर का गुरु भी था, जो सिकंदर का गुरु था। और सिकंदर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि सिकंदर एक ऐसा रूलर यानी कि एक ऐसा शासक हुआ, है ना, जिसने विश्व को जीतने की चाहत रखी थी, है ना, जो विश्व को जीतने की चाहत रखता था। और इसी चाहत में उसने, सोचिए कि कई सारे जगहों पर, है ना, उसने अटैक किया था। ये वही सिकंदर था जो भारत तक आ गया था, है ना, पूरी दुनिया पर राज करने निकला था सिकंदर। और सिकंदर दुनिया का एकमात्र ऐसा रूलर या बादशाह या शासक हुआ जिसके बारे में कहा जाता है कि जन्म एक अलग कॉन्टिनेंट में हुआ, एक अलग महाद्वीप में जन्मा, यूरोप में, है ना, मरा एक अलग महाद्वीप में, एशिया में, बेबीलोन में इसकी डेथ हो गई। और इसका अंतिम संस्कार हुआ एक अलग महाद्वीप में, वो अफ्रीका था, इजिप्ट। आप लोग जानते होंगे मिस्र देश जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है ना, वहां पर जाकर उसका अंतिम संस्कार हुआ। जन्मा किधर? यूरोप में। मरा किधर? एशिया में। अंतिम संस्कार किधर? अफ्रीका में। वो सिकंदर था। और वो सिकंदर का गुरु कौन था? ये अरिस्टोटल यानी कि ये अरस्तु था। तो एक बात मुझे सब लोग बताइएगा कि अभी तक बायोलॉजी के बारे में जितनी चर्चा मैंने आप सबके साथ की है, यहां तक के कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं? है ना, बायोलॉजी क्या है? साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? बताइए, लिविंग्स यानी कि जीवों के बारे में। जीव कितने तरह के होते हैं? 2, एक सजीव और एक निर्जीव। तो निर्जीवों का अध्ययन किसमें किया जाता है? फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और सजीवों का अध्ययन किसमें किया जाता है? बायोलॉजी में, है कि नहीं? और बायोलॉजी में हम लोग किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं? तो हम लोग पढ़ते हैं कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे ओरिजिन हुआ, है ना, उनका विकास, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे वो काम करते हैं, उनकी एक्टिविटीज, है ना, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो बनावट है वो कैसी है। और साथ ही साथ उनमें होने वाली बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। और बीमारियों पर सबसे पहली बार स्टडी जिस व्यक्ति ने की वो कौन थे? वो यूनान के ही थे। अब आप देखिए, फिर यूनान आ गया। यूनान के ही थे जिनका नाम क्या था? हिप्पोक्रेटस, फादर ऑफ मेडिकल साइंस है ना। और फिर उसके बाद बायोलॉजी जो एक मुद्दा था उसे सब्जेक्ट के रूप में लाने की कोशिश किस व्यक्ति ने की? तो वो अरिस्टोटल था, अरस्तु। ये भी यूनान के विद्वान थे। और कौन थे अरस्तु? ये प्लेटो के स्टूडेंट थे और सिकंदर के गुरु थे। अब प्लेटो कौन था? तो वो सुकरात का शिष्य था। सुकरात कौन था? फर्स्ट टीचर था। लेकिन दुनिया में वेस्टर्न कल्चर का जो पहला स्कॉलर माना जाता है वो किसको माना जाता है? थेल्स को। किसको माना जाता है? अरे बोलिए ना, किसको? है ना, थेल्स को माना जाता है। तो अब जीव विज्ञान को विषय के रूप में पॉपुलर किया, फादर ऑफ बायोलॉजी बन गए, है ना। लेकिन अभी भी एक चीज की कमी तो थी। और कमी किस चीज की थी? कमी ये थी कि अभी भी इस सब्जेक्ट का नाम आदर्श बायोलॉजी नहीं था। केवल हम ये कहते थे कि एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं लिविंग्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं अपन लोग? लिविंग्स के बारे में पढ़ा जाता है। लेकिन अभी भी सब्जेक्ट का नाम बायोलॉजी नहीं था। इसीलिए कहते हैं कि जो बायोलॉजी टर्म है ना, ये जो बायोलॉजी शब्द आपको दिख रहा है, ये बायोलॉजी टर्म दिया था 2 वैज्ञानिकों ने, है ना। 2 वैज्ञानिकों ने
बायोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार उन्होंने इस्तेमाल किया था, है ना। और दो वैज्ञानिकों ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था 1801 या फिर 1800 है ना 2 के लगभग। और इनमें से एक जो वैज्ञानिक था उनका नाम क्या था, लैमार्क था। क्या नाम था उसका, है ना, लैमार्क था। और जो दूसरा साइंटिस्ट यानी कि जो दूसरा वैज्ञानिक था ना, इस दूसरे वैज्ञानिक का नाम क्या था, ट्रेवेनियस। अरे क्या नाम था इसका, ट्रेवेनियस। और ये जो ट्रेवेनियस और लैमार्क थे ये कहाँ के रहने वाले थे, तो लैमार्क रहने वाला था फ्रांस का। कहाँ का था ये, फ्रांस का। और वही जो ट्रेवेनियस था ये कहाँ का रहने वाला था, तो ये रहने वाला था जर्मनी का। कहाँ का, ये रहने वाला था जर्मनी का। और इन दोनों ने ही सबसे पहली बार क्या किया था कि जो जीव विज्ञान शब्द है यानी कि जो बायोलॉजी टर्म है, इस जीव विज्ञान है शब्द का सर्वप्रथम इन्हीं लोगों ने प्रयोग किया था, है ना। ये सवाल भी आपसे पूछा है ना जा सकता है। तो बायोलॉजी में जितने भी पीएससी के हमारे चैप्टर्स मेंशन हैं सिलेबस में, है ना, उन चैप्टर पर आने से पहले जरूरी है कि देखिए थोड़ा सा हमें बायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए आज का जो हमारा सेशन है ये किस पर आधारित चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, है ना। जब तक हम लोग बायोलॉजी को समझेंगे नहीं तो क्या आगे के चैप्टर्स को समझ पाएंगे, क्या नहीं। तो थोड़ा सा बायोलॉजी को हम लोग जानने और समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और इसमें 2-3 चीजें निकलकर अभी तक सामने आई हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल है। लेकिन क्या उन्होंने बायोलॉजी शब्द का जिक्र किया था, नहीं किया था। बायोलॉजी शब्द किसने दिया, 2 साइंटिस्ट, 2 वैज्ञानिकों ने दिया था, जिसमें से एक साइंटिस्ट या वैज्ञानिक कौन थे, लैमार्क। और दूसरे कौन थे, ट्रेवेनियस। लैमार्क कहाँ का था, फ्रांस। ट्रेवेनियस कहाँ का था, है ना, जर्मनी का था। इन दोनों ने जीव विज्ञान शब्द का यहाँ पर सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था, है ना। अब उसके बाद एक चीज आप सभी लोग जानते ही हैं कि जो दुनिया भर में जीव हैं, है ना, ये जीव को 2 कैटेगरी में यानी कि जो लिविंग्स होते हैं, जो जीव होते हैं, इनको हम लोग 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। क्योंकि बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते किसके बारे में है, लिविंग्स, जीवों के बारे में। अरे हाँ कि ना, है ना। और जब हम लोग लिविंग्स या जीव की बात करते हैं तो जीवों को यहाँ पर 2 कैटेगरी यानी कि 2 श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है ना। और जब हम लोग इन्हें 2 श्रेणी में विभाजित करते हैं, व्हेन वी डिवाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 पार्ट्स, तो पहला जो हिस्सा आता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक को सजीव और एक को क्या कहा जाता है, निर्जीव। अरे क्या कहते हैं, एक को निर्जीव कहा जाता है। सजीव को हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं, लिविंग्स, है ना। और जो निर्जीव होते हैं इनको क्या लिखा जाता है, बताइए, नॉन लिविंग्स। क्या बोलेंगे इनको, है ना, इन्हें नॉन लिविंग्स कहा जाएगा। एक होगा लिविंग्स और एक कौन सा होगा, बताइए, नॉन लिविंग्स होगा। किस बेसिस पर हमने इनको बोल दिया कि एक सजीव है एक निर्जीव है, तो हमने एक तो ये सिंपल तरीके से समझा कि भाई जिसमें जीवन है वो क्या है, सजीव है, जो एक्सप्रेशन देगा, है ना। जैसे मेरी बातों पर आपके एक्सप्रेशंस आएंगे, या मैं भी अपनी बात जब कहूंगा तो एक एक्सप्रेशन के साथ कहूंगा। जब मुझे हंसना होगा तो क्या मैं उदास होकर हंसूंगा, है ना। अब आप लोग हंस रहे हैं, बताइए, है ना, और मैं कैसे कर रहा हूं, तो क्या मैं हंस पा रहा हूं, नहीं हंस पा रहा हूं। अगर मैं गुस्सा हो रहा हूं तो गुस्सा करने के लिए क्या मैं हंस हंस के गुस्सा करूंगा, नहीं। इसका मतलब गुस्सा करने के लिए मुझे अपना गुस्से का एक्सप्रेशन आपके सामने शो करना पड़ेगा। निर्जीव और सजीव में जब भी हम डिफरेंशिएट यानी कि अंतर करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उसी के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि एक जो जीव होगा वो सजीव होगा, दूसरा कौन सा होगा, निर्जीव होगा, है ना। तो सजीव होने की शर्त यानी कि फिर इसके होने की कंडीशन क्या क्या है ना, इस कंडीशन को हम लोगों को अब समझना होगा, है ना। और सजीव होने की कंडीशन या शर्त क्या क्या होती है इसको ध्यान से समझिएगा, है ना। सबसे पहला
है ना, जो सबसे पहली कंडीशन, जो सबसे पहली शर्त होती है, वो पहली शर्त क्या है कि उन जीवों में क्या होना चाहिए, वृद्धि एवं विकास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, है ना, उनमें वृद्धि एवं विकास होना चाहिए, है ना, वृद्धि एवं विकास, यानी कि इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड द फर्स्ट कंडीशन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। भाई अगर कोई जीव है, अगर वो ग्रोथ करता है, उसमें यदि वृद्धि होती है, तो उसे हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, सजीव में। और जिसमें ग्रोथ नहीं होती है, उसमें उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, बताइए। अरे किस में रखेंगे, उसको हम लोग निर्जीव में रखेंगे, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर, है ना, मैं हूं, तो मुझ में वृद्धि भी हुई है और मुझ में विकास भी हुआ है ना। जब मेरा जन्म हुआ होगा, तो मेरा जन्म के समय पर आकार छोटा था, फिर धीरे धीरे फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, शारीरिक विकास हुआ, और शरीर आगे बढ़ता चला गया। एक समय के बाद फिजिकल ग्रोथ यानी शारीरिक वृद्धि व्यक्ति की रुक जाती है। अब शुरू होता है डेवलपमेंट यानी कि विकास। शारीरिक वृद्धि जितनी होनी थी व्यक्ति की हो गई, अब क्या शुरू होगा, विकास। क्या जितना समझदार मैं जन्म के समय था, मैं क्या समझदार था जन्म के समय, नहीं था। या जिस भी बच्चे का जन्म होता है, क्या वो समझदार रहता है, नहीं होता। बस उसे एक चीज पता रहता है, रोना कब है ना। फिर देखेंगे आप, फिजिकल ग्रोथ होगी, थोड़ा थोड़ा ऊंचाई क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, लेकिन एक समय बाद फिजिकल ग्रोथ रुकेगी। अब क्या शुरू होगा, डेवलपमेंट, मानसिक विकास होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा। मुझे सही और गलत में अंतर समझ में आने लगेगा कि कौन कौन सी चीजें सही हैं या फिर क्या गलत है। मुझ में इमोशनल डेवलपमेंट होगा, भावनात्मक विकास होगा, और उस भावनात्मक विकास के जरिए मैं आपके एक्सप्रेशन को पढ़ पाऊंगा या पढ़ लेता हूं। आपके चेहरे के हाव भाव से हमें यह समझ में आ जाता है कि इस समय पर आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। मान लीजिए आप रो रहे हैं, किसी कारण बस रो रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है। अब अगर आप रो रहे हैं, तो मुझ में अगर इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है, तो मैं आपका साथ दूंगा। इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी रोने लगूंगा, इसका मतलब ये है कि कम से कम मैं रो नहीं सकता तो चुपचाप बैठूंगा। अब ये थोड़ी कि आप रो रहे, मैं हंस रही हूं जोर जोर से। इसका मतलब होगा कि मुझ में इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो सजीव होने की सबसे पहली जो शर्त है, और सजीव होने की शर्त हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी में सजीवों के बारे में ही पढ़ा जाता है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर सजीव फिर कौन होते हैं। तो जब हम लिविंग्स या सजीवों के बारे में चर्चा करेंगे, तो उनकी कुछ कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास, है ना। दूसरा जो फीचर होगा वो क्या होगा, तो दूसरी शर्त होती है मोमेंट। और मोमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इससे हम लोग कहते हैं गति, है ना। जीव का मतलब ये होता है कि भाई जो गति करते हैं वो लिविंग्स हैं, जो नहीं करते हैं वो क्या है, वो नॉन लिविंग्स हैं, है ना। अगर मैं इस मार्कर को ऐसे रख दूं, है ना, इस मार्कर को अगर मैंने ऐसे रखा है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बस लेके ऐसे खड़ा हूं, मैं बोलूं भैया अब एक काम करो, अब चले जाओ अपनी जगह पर, वहां बैठ जाओ, क्या ये मार्कर जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज ये क्या है, ये नॉन लिविंग्स है ना, ये निर्जीव है। लेकिन अगर आप मुझे कह दीजिए कि सर आप जाकर वहां चेयर पर बैठ जाइए, तो क्या मैं बैठ सकता हूं, यस। इसका मतलब मैं सजीव हूं और ये मार्कर क्या है, ये निर्जीव है। तो बायोलॉजी में मुझे पढ़ा जाएगा, बायोलॉजी में इसके बारे में नहीं पढ़ा जाएगा। इसे हम लोग कहां पर पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में या तो केमिस्ट्री में, है ना। अब उसके बाद देखिए आप, अब आपके मन में सवाल आएगा कि मोमेंट या गति कौन कौन कर सकता है। तो जब हम लोग मोमेंट या गति की बात करते हैं, तो मोमेंट या गति कई तरह से हो सकती है। देखिए, एक तो जो ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, जो इंसान है, जो मानव है ना, ये इंसान या मानव क्या कर सकता है ना, इंसान या मानव क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, गति कर सकता है, बिल्कुल करेगा, है ना। इसके अलावा, है ना, जो एनिमल्स होते हैं, है ना, क्या ये मूवमेंट कर सकते हैं, क्या जिसको हम लोग पशु लिख रहे हैं, है ना, क्या मूवमेंट किया जा सकता है क्या इनके द्वारा, है ना। हाँ, किया तो जा सकता है ना।
अरिस्टोटल ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी बहुत पहले। अरिस्टोटल ने कहा था ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, यानी कि जो मानव है वो एक सामाजिक क्या है, प्राणी है ना। और बायोलॉजी में अभी आप देखोगे कि जब दुनिया भर के जीवों का क्लासिफिकेशन होगा, मानव को एनिमल में रखा गया है। इसीलिए जब कोई कहता है ना गुस्से में, एक व्यक्ति दूसरे को कहता है जानवर कहीं के, है ना, तो ऐसी स्थिति में हमें नाराज नहीं होना है, बुरा नहीं मानना है। कई को, अरे भाई बायोलॉजी की दृष्टि से हम जानवर ही हैं। क्या है? जानवर हैं। तो जो ह्यूमन बींग्स है, इंसान है, जो पशु हैं, है ना, इसके अलावा है ना जो बर्ड्स यानी कि पक्षी हैं, है ना, जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, इनमें भी मूवमेंट होता है कि नहीं होता? होगा ना, है ना। साथ ही साथ जितने भी जलीय आदि जीव होते हैं, है ना, जो जलीय जीव होते हैं, है ना, एक्वास जो होते हैं, एक्वा लिविंग्स, एंड देन उसके बाद साथ ही साथ जो यहाँ पर इंसेक्ट होते हैं। इंसेक्ट का मतलब क्या होता है? कीट, यानी कि कीड़े एवं मकोड़े, है ना, इन सभी में मूवमेंट होता है। अरे होता है कि नहीं होगा? होगा ना। और साथ ही साथ प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है, लेकिन प्लांट्स एक ऐसा जीव है जिसमें मूवमेंट अलग तरीके से होगा। इसमें जो मूवमेंट है वो अलग तरीके से होगा। जब हवा चलती है और पेड़ पौधों से जब वो हवा क्या होगी, टकराती है, तो पेड़ पौधे आप देखोगे डांस करते हैं, है ना। अगर इधर से हवा चल रही है तो पेड़ पौधा इधर जाएगा, और जब हवा इधर से चलने लगेगी तो वही पौधा इधर चला जाएगा। इसका मतलब है कि उसमें मूवमेंट तो हो रही है। अगर मैं चेयर को यहां पर रख दूं और चेयर रख के मैं हवा उधर से कूलर की हवा दूं, इधर से भी कूलर की हवा दूं, तो क्या ये चेयर भी ऐसे ऐसे करेगी? क्या नहीं करेगी। काई को? नॉन लिविंग है। लेकिन जो प्लांट्स या पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनमें मोमेंट आपको यहां पर जरूर देखने को मिलेगा, है ना। इसी वजह से प्लांट को भी हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? हम लोग कैटेगरी में रखते हैं लिविंग्स, यानी कि ये सजीव होते हैं। और बायोलॉजी में हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ते हैं। मानव के बारे में पढ़ेंगे, पशुओं के बारे में पढ़ेंगे, पक्षी के बारे में पढ़ेंगे, जलीय जीवों के बारे में पढ़ा जाएगा, छोटे छोटे जो कीट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, है ना, इन सभी के बारे में भी पढ़ा जाएगा, है ना। पेड़ पौधों के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है? बोलिए, पहली कंडीशन क्या है? पहली शर्त क्या है सजीव होने की? वृद्धि एवं विकास, है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना। दूसरी कंडीशन क्या है ना, गति यानी मोमेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरी जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए? तो यहां पर रेस्पिरेशन होना चाहिए। और रेस्पिरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं? इसे लिखा जाता है श्वसन, है ना। श्वसन प्रक्रिया उसमें पाई जानी चाहिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस होनी चाहिए। और श्वसन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन को आप लोगों ने कई तरह से लोगों को समझाते हुए सुना होगा, है ना, या फिर आपने कई बार एक दूसरे को फॉलो करते हुए उस डेफिनेशन को मान लिया होगा। क्या माना होगा? कई बार लोग कहते हैं सांस लेना सांस छोड़ना ये रेस्पिरेशन है। नहीं है। सांस लेना सांस छोड़ना ये रेस्पिरेशन नहीं है, इसे हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। ये श्वासोच्छ्वास कहलाती है ना। कई बार लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन को इनटेक करना और CO2 को एक्सेल करना, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना? बाहर करना, यही क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन कहलाती है। वो भी नहीं है। तो फिर रेस्पिरेशन या श्वसन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन यानी कि जो O2 है वो हमारी बॉडी में क्या करती है? इंटर करती है, प्रवेश करती है ना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन ही मानव शरीर का जीवन है ना। ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो मानव शरीर चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा, जीना ही मुश्किल है ना, जीना ही मुश्किल है ना। और ऑक्सीजन की वजह से ही हम लोग गाना गाते हैं, जीना यहाँ मरना है। अरे गाते हैं कि नहीं गाते हैं? तो जो हम जी रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। तो O2 जैसे बॉडी में इंटर करती है, अब ऑक्सीजन क्या करती है पता है? कि जो शरीर में ग्लूकोज पड़ा हुआ है, ग्लूकोज जिसको हम लोग शर्करा कहते हैं,
है ना। ग्लूकोज का मतलब होता है कि आपने जो कुछ भी भोजन किया है वो भोजन अंततः छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर वो ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्लूकोज। और जैसे ही ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाएगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इस ग्लूकोज को और तोड़ेगा, है ना। ग्लूकोज टूटेगा और फाइनली क्या होगी? एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यानी कि यहां पर ऊर्जा का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? यहां पर, है ना, ऊर्जा का निर्माण होगा, शरीर में एनर्जी आएगी। इसी प्रोसेस या प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, यानी ये है श्वसन। तो रेस्पिरेशन की परिभाषा या श्वसन की परिभाषा क्या है, ये आप लोग यहां पर समझ पा रहे होंगे। अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्या समझ पा रहे हैं? आप ये समझ पा रहे हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो केवल सांस लेना या सांस छोड़ना नहीं है, पहली बात, है ना। दूसरी बात ये कि उसका मतलब ऑक्सीजन का लेना और CO2 छोड़ना ये भी नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन का शरीर के अंदर जाना, ग्लूकोज का टूटना और फाइनली शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण होना। हम लोग जो बैठ पाए ना, ये बिकॉज ऑफ एनर्जी है। मैं जो बोल पा रहा हूं ये किसकी वजह से? एनर्जी। अगर मेरे शरीर के अंदर एनर्जी खत्म हो जाए, आपके अंदर की एनर्जी अगर खत्म हो जाए तो आप बैठ नहीं पाएंगे, आपका मन नहीं लगेगा, है ना। आपको लगेगा कि मतलब क्या ही चल रही है यार जीवन में यार। हाँ बताओ, सुबह सुबह पोहा तक नहीं खा पा रहे, है ना। ऐसी स्थिति आपके मन में उत्पन्न होने लगेगी और मैं बोल नहीं पाऊंगा, आप सुन नहीं पाएंगे। अगर मैं बोलूंगा भी तो आपका ध्यान इधर उधर होगा। आपका ध्यान किधर जाएगा? आपका ध्यान जाएगा उन चीजों पर कि आज पोहा तो खाया ही नहीं था, भूख अलग लग रही है, सोचे थे 12:30 बजे क्लास छूट जाएगी लेकिन 1:30 तक रहेगी, पता चला मेरी भी क्लास है, आज बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, भूख के मारे एक अलग संतुलन बिगड़ रहा, बायोलॉजी अलग पढ़ाने आ गए हैं। आपका पूरा जो इंटरेस्ट है, आपका जो फोकस है ना, वो इधर उधर की चीजों पर ही लगा रहेगा, आप पढ़ नहीं सकते हैं। और जब आप नहीं पढ़ेंगे और मुझ में अगर एनर्जी नहीं है तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा। मैं कुछ बोलना चाहूंगा, मैं अपनी बात कहना चाहूंगा, लेकिन एनर्जी ही नहीं है तो मैं बोल दूंगा कि आज हमारी कक्षा का अवकाश हो सकता है क्योंकि मेरी आवाज चली गई है। आवाज न होने की वजह से आज की जो कक्षाएं हैं वो आयोजित नहीं हो पाएंगी। तो क्या है रेस्पिरेशन? समझ गए क्या? यानी ऑक्सीजन का आना, ग्लूकोज का टूटना और एनर्जी का बनना ही क्या है? रेस्पिरेशन है। सिंपल, इससे आसान परिभाषा नहीं हो सकती, है ना। दूसरी बात, अगर हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं तो अगला क्या होना चाहिए? डाइजेशन होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? डाइजेशन प्रोसेस होनी चाहिए जीवों में, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पाचन प्रक्रिया, है ना। और डाइजेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इसको आप समझिए। व्हाट इज डाइजेशन? पाचन किसे कहते हैं? पाचन की परिभाषा या डेफिनेशन ये होती है कि जो कुछ भी हम लोगों ने भोजन किया या जो कुछ भी हमने ग्रहण किया वो जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, वही क्या है? डाइजेशन, वही है पाचन, है ना। बताइए आप कि हम एक रोटी उठाते हैं खाने के लिए, ये विशेष टैलेंट है कुछ लोगों में कि एक रोटी को भी वो, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में खाते हैं, है ना। और कुछ लोग होते हैं सीधे रोटी लिया, 2 हिस्सों में तोड़ा, है ना। एक रोटी, एक टुकड़ा उसका ऐसे भरते हैं और सीधे सब्जी में छाप दिया, है ना। उठाए, एक बाइट में वो खत्म, दूसरी बाइट में दूसरा खत्म। भाई एक रोटी सिर्फ 2 बार चली। अब कुछ लोग जो होते हैं, अगर कोई बैठा हुआ है तो बड़े मंद मंद खाते हैं, धीरे धीरे खाते हैं। कैसे खाएंगे? देख लेंगे, वो देख तो नहीं रहा है, हाँ ठीक है नहीं देख रहा, तोड़ेंगे, फिर, है ना, धीरे धीरे चबाने की कोशिश करते रहते हैं, धीरे धीरे खाते हैं। रहता है ऐसा। जब हम रिश्तेदारी में जाते हैं, अगर पहली पहली बार गए हैं, 1-2 बार से जा रहे हैं, तो लोगों को देख के खाते हैं। अगर घर में डाइट है 12 रोटी की तो वहां 2 ही खाएंगे, है ना। भले जाके बाहर कहीं पर चिप्स का पैकेट लेकर खा लेंगे, लेकिन उनके सामने 12 रोटी नहीं खाएंगे। लेकिन 8-10 बार के बाद 12 क्या, अगर अच्छी बनी है तो 14-15 भी लपेट देंगे। ये स्थिति है। और सोचो आप, इतना भोजन करने के बाद जब तक वो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटेगा, वो छोटे छोटे हिस्सों में नहीं टूटेगा, तो डाइजेशन नहीं हो पाएगा। डाइजेशन का मतलब होता है भोजन का
छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाना, टूट जाना या डिवाइड हो जाना, है ना। देन उसके बाद लिविंग्स की अगली कंडीशन क्या होती है, अगली कंडीशन होती है न्यूट्रिशन, यानी कि उनमें न्यूट्रिशन प्रोसेस जो होगी, जो है ना, उनमें पोषण की प्रक्रिया होगी, ये पोषण की प्रक्रिया पाई जाएगी, है ना, इसमें है ना पोषण की प्रक्रिया पाई जाएगी, न्यूट्रिशन प्रोसेस होगी। और न्यूट्रिशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, तो न्यूट्रिशन या पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जो जीव है वो अपने ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के लिए भोजन या पेय पदार्थ को ग्रहण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण, उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन क्या है, एक तरह की प्रोसेस है, एक तरह की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि अगर कोई जीव है, जीव मतलब जिसमें जीवन है, वो जीव अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या करता है, कुछ ना कुछ खाता पीता है, और वो खाने पीने वाली चीजों को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कहते हैं, है ना। अगर बताइए कि मैं बिना जल ग्रहण किए, मैं बिना पानी पिए, है ना, या फिर भोजन किए, क्या मैं 4-6 दिनों तक कंटिन्यू आपको इसी एनर्जी, इसी उत्साह के साथ क्या मैं आपको पढ़ाता रहूंगा? नहीं। अरे क्या ये संभव है? इज इट पॉसिबल? नो, ये संभव नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर ग्रोथ करनी है, अपना डेवलपमेंट करना है, अपना काम करना है, तो इसके लिए मुझे पोषण लेना पड़ेगा, इसके बिना मैं काम नहीं कर पाऊंगा। और जब आप मेरे लिए अगर खाना लेकर आएंगे और बोलेंगे कि सर आप खाना खा लीजिए, 4 दिन से आप बोली तो रहे हैं, तो मैं खाना खा लूंगा। लेकिन एक बात बताइए, क्या मेरे साथ मेहनत ये मेरा पेन नहीं कर रहा है क्या? ये भी तो मेहनत कर रहा है ना। और आप बोलिए कि भाई एक काम कर, तुम भी खा लो, सर के साथ 4 दिन से तुम भी जूझ रहे हो, क्या ये खाएगा? नो। क्यों? ये नॉन लिविंग है, ये निर्जीव है। तो जिसमें न्यूट्रिशन प्रोसेस हो, जिसमें पोषण की प्रक्रिया पाई जाती है, ऐसे जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें सजीव कहा जाता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग्स कहते हैं, है ना। अगला जो है ना, एक और विशेषता होती है सजीव की, वो होती है रिप्रोडक्शन, यानी कि जिसको बोला जाता है क्या, प्रजनन। रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन, ये भी जो क्षमता होती है वो केवल और केवल लिविंग्स में होगी, ये क्षमता नॉन लिविंग्स में नहीं होगी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? प्रजनन किसे कहते हैं? तो प्रजनन को अगर परिभाषित करना हो तो हम ये कहते हैं कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने जैसे ही दूसरे जीव को बनाने में सक्षम होता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, जैसे उसकी संरचना है, जैसा उसकी बनावट है, वो अपने जैसे ही दूसरे जीव को उत्पन्न कर पाने में सक्षम होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। यही क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है ना। और ये जितनी भी चीजें मैंने आपको यहां पर बताई हैं, जैसे आप देखिए, मानव है, पशु है, पक्षी है, जलीय जीव हैं, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, है ना, ये सभी क्या करते हैं, अपने जैसे दूसरे जीव ये बना सकते हैं। लेकिन जो निर्जीव हैं उनमें ये क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलती है, उसमें ये सब नहीं मिलेगा, है ना। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहां पर एक चीज और लिख लीजिएगा, ये होगा एक्सक्रीशन, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे बोला जाता है उत्सर्जन। अरे क्या बोलते हैं इसको? इसे उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन कहा जाता है। और उत्सर्जन का मतलब होता है कि जो कुछ भी भोजन के रूप में ग्रहण किया था, है ना, उसे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन कहते हैं। और जो उत्सर्जन होता है वो केवल और केवल किस में होता है? लिविंग्स में होगा। क्या नॉन लिविंग्स में होगा? क्या नहीं होगा? अरे होगा क्या? नहीं होगा। इतनी विशेषता होती है सजीव होने की, और इन्हीं विशेषताओं के बारे में पढ़ा जाता है किस सब्जेक्ट में? तो हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी में। अरे किस में पढ़ते हैं हम लोग? तो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। एक बार मुझे बताइए, पूरी कहानी ठीक तरीके से समझ में आई कि नहीं आई, है ना। जितना भी हम सब लोगों ने अभी तक पढ़ा है, 2 मिनट हम सबको रिवाइज करना है, और रिवीजन के बाद आज की क्लास
को ओवर कर देना है। चलिए रिवीजन पर ध्यान देते हैं, पूरा फोकस अटेंशन आपका मेरी तरफ होना चाहिए। देखिए आज से हम लोगों ने कौन सा सब्जेक्ट शुरू किया, बायोलॉजी, और मैंने इसमें कहा बायोलॉजी ये साइंस की एक ब्रांच, यानी कि ये विज्ञान की क्या है, एक शाखा है ना। क्या विज्ञान की सिर्फ बायोलॉजी ब्रांच है क्या, नहीं है, बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, नॉन लिविंग, जबकि जो बायोलॉजी है उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, जीव यानी लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट या फिर एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें यह पढ़ा जाता है कि जीवों की उत्पत्ति किस तरह हुई, उनका विकास किस तरह से होगा, उनकी बनावट कैसी है, उनकी एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, और साथ ही साथ उनमें बीमारियां कौन सी और किस तरह से होती हैं, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। जीवों पर होने वाली बीमारियों के बारे में सबसे पहले काम किस व्यक्ति ने किया था, यूनान ही का ही था, और उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने मानव या जीवों की बीमारी पर काम किया था, याद करिए, जिसने जीवों की बीमारी पर काम किया था, हिप्पोक्रेटस। और हिप्पोक्रेटस कहां का रहने वाला था, यूनान का ही था। इसी वजह से हिप्पोक्रेटस को क्या कहा जाता है ना, उसे फादर ऑफ मेडिकल साइंस, अरे बोलते हैं उसे चिकित्सा विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है ना। देन उसके बाद मैंने आप सबको ये बताया कि ये जो बायोलॉजी है ना, इसको एक सब्जेक्ट या विषय के रूप में पॉपुलर किसने बनाया, अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने, है ना। अरस्तु कौन था, तो ये यूनान का एक बहुत बड़ा दार्शनिक था, बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी था ये। यूनान में क्या सिर्फ यही ज्ञानी व्यक्ति हुआ, नहीं, इसके पहले कौन कौन थे, सबसे पहले कौन आया, थेल्स, फिर सुकरात, फिर प्लेटो, फिर उसके बाद अरस्तु। और अरस्तु किसका गुरु था, सिकंदर यानी अलेक्जेंडर का, है ना, ये टीचर था। और अरस्तु ने, है ना, इस सब्जेक्ट को बहुत पॉपुलर बनाया। इसी वजह से हम लोग उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। एक बात बताइए, क्या बायोलॉजी शब्द का जिक्र उन्होंने कहीं पर किया, नहीं किया, किसने किया था, तो दो व्यक्तियों ने किया, लेमार्क और ट्रेवेनियस ने। लेमार्क कहाँ का रहने वाला था, फ्रांस का, और ट्रेवेनियस कहाँ का था, जर्मनी का। और इन्होंने कब इस्तेमाल किया था बायोलॉजी टर्म, 1801 1802 के समय पर इस्तेमाल किया था, है ना। फिर उसके बाद मैंने बताया कि क्योंकि हम लोग बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं, लिविंग्स, जीवों के बारे में। और आप जानते हैं जीव कितने टाइप के होते हैं, दो, है ना, एक सजीव और एक निर्जीव। और सजीव अगर किसी को बोला जाए तो कुछ ना कुछ तो कंडीशन होगी ना, कि ऐसे ही बोल देंगे नहीं नहीं ये तो सजीव है, कुछ कंडीशंस हैं इसकी। पहली कंडीशन क्या बताया मैंने, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा क्या बताया, मूवमेंट। एक क्या बताया, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, है ना। एक क्या बताया मैंने आपको, एक बताया डाइजेशन। फिर क्या बताया, एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन भी होगा, पाचन भी होगा, श्वसन भी होगा, पोषण भी होगा, न्यूट्रिशन भी होगा, और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन भी होगा। और कल हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जैसे साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस है ना, वैसे ही अब बायोलॉजी की भी ब्रांचेस हैं। और बायोलॉजी के ब्रांचेस में आपने सुना है, जूलॉजी है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है, साइटोलॉजी है, हेमेटोलॉजी है, सेरोलॉजी है, बैक्टीरियोलॉजी है, वायरोलॉजी है। तो बहुत सारी फिर बायोलॉजी में ब्रांचेस आ जाती हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग एक एक करके, है ना, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के इस सेशन के लिए आप सभी का और आपके अटेंशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग रिवीजन के साथ आइएगा, है ना, एक बार घर पर थोड़ा सा रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा, और अगर कहीं पर डाउट आता है तो आप निस्संदेह आप पूछते रहिएगा, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बस पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं हम लोग कब, कल, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।